श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पूर्व प्रशासनिक अधिकारी तथा जम्मू कश्मीर सूचना विभाग के महानिदेशक रह चुके श्री केबी जंडियाल से की गई बातचीत, जिसका विषय है भारत की अध्यक्षता में G20। इनसे बातचीत कर रहे हैं जगमोहन शर्मा। श्रोताओं नमस्कार। भारत के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम G20 देशों का जो समूह है उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। दिसंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक हम इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और भारत को मौका मिलेगा बहुत कुछ दुनिया को दिखाने का, दुनिया को समझाने का, दुनिया को बताने का। तो भारत G20 के अध्यक्ष के रूप में इस विषय पर बात करने के लिए आज हमने जहमत दी है श्री केबी जंडियाल साहब को, जो कि एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और जम्मू कश्मीर सूचना विभाग के डीजीपी रह चुके हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप क्या नहीं हैं नहीं, शुक्रिया। कोई जानता है। जगमोहन जी बहुत आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया, थैंक यू। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ये बात अपने आप में कितनी गौरव की है, कितनी सम्मान की और कितनी महत्वपूर्ण है? जगमोहन जी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फेज है। आप उस पस मंजर में देखिएगा जबकि दुनिया में आजकल रशिया और यूक्रेन की वॉर में पूरा विश्व मिला हुआ है, इसमें जुट गया है जी। और भारत एक ऐसा मुल्क है जिसने ना तो किसी का पक्ष लिया और दोनों पक्षों के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, संबंध अच्छे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पिछली समिट में कि G20 की समिट जो इंडोनेशिया बाली में हुई थी उसमें और अदरवाइज भी वो कहते हैं कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। तो इस पस मंजर में जब हम कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट कम होने चाहिए, क्यों कन्फ्लिक्ट कम होने चाहिए? पहली बात तो है कि विश्व में अगर देखें कई मुल्क जो हैं वो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, गरीबी में रह रहे हैं, और दूसरी तरफ जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो उससे भी अमीर होते जा रहे हैं। तो उस पस मंजर में अगर देखें तो ये अगर हम विश्व में एक युद्ध में जुट जाएं तो जो गरीब है वो वैसे तबाह हो जाएंगे और जो अमीर हैं उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि एक विश्व के प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ अपनी बात कहे लेकिन दुनिया को एक नए रास्ते पे लाए, जिसका जो उन्होंने पहले कह दिया कि आज का युग युद्ध का नहीं है। तो युद्ध का युग ना होने पे वो कहते हैं कि आपके पास चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज की है, ग्रीन क्लाइमेट, आपके पास चैलेंज है टेररिज्म का जो आप हर जगह हमें तंग कर रहा है और आपकी जितनी भी आपकी तरक्की है, विकास है, उसको रोक रहा है। क्योंकि ये चीजें जो हैं वो हमारी अगर देखें UN का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था 2005 में उन्होंने कहा और 2030 में पूरे करने हैं 17 चीजें, वो कहाँ होंगे? हम लड़ाइयों में लगे हुए हैं, हम कन्फ्लिक्ट में लगे हैं। और तीसरा जो उनका सबसे बड़ा बात है कि पेंडेमिक देखा हमने कोविड का, कोविड के बाद ये समिट हो रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी जो भारत को आई है। ये ना मैं कहता हूँ ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक भारत को अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि अपनी बात करे, दुनिया को एक सही रास्ते में लाए। हमको पता है कि आज का जो प्रधानमंत्री ने इसका थीम दिया है वो यही है, एक धरती, एक परिवार और भविष्य। और वो किस पे है? वो वही है जो हमारा प्राचीन है, वसुधैव कुटुंबकम, जो है ग्लोबल वननेस। तो वो हमारा इसीलिए है। तो हम इकट्ठे होके हम उस रास्ते पे चलें और रास्ता इनके लिए ये जो फोरम है, ये असली फोरम तो फाइनेंशियल एजेंडा है, अर्थव्यवस्था की भाषा है, ताकि ये अर्थव्यवस्था अगर ठीक होगी तो लोग तरक्की कर सकेंगे, देश तरक्की कर सकेंगे। तो इसलिए ये जो चैलेंज है उसको एक अवसर में तब्दील करने की जरूरत है और भारत में क्षमता है कि वो पूरे एक साल में जो समिट आपने कहा नवंबर तक होगी और उसमें तक हम भारत को शोकेस करेंगे, डाइवर्सिटी हमारी जो है, हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ जो है। जंडियाल, तो भारत इस समूह का सदस्य है, ऑलरेडी है, लेकिन एक अध्यक्ष होने के नाते किस तरह से उसकी रोल, भूमिका और अपॉर्चुनिटी जो उसके लिए बढ़ जाती हैं ताकि वो अपने विचारों को लोगों तक ला सके, अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती देने के लिए काम कर सकते। एज अ चेयरमैन जिसे हम कह सकते हैं, एज एन अध्यक्ष ऑफ दैट ग्रुप, उसमें भारत का रोल किस तरह से? देखिए जगमोहन जी, होता क्या है कि ये रोटेशनल चीजें होती हैं जो प्रेसिडेंसी अध्यक्षता मिलती है, उस अध्यक्षता में आपको एजेंडा सेट करना होता है। जो हमने थीम दिया वो हमारे रूट से, हमारे
जो पास्ट है, माजी है, हमारे जो उसमें है उससे जुड़ा हुआ है। और हम कहते हैं पंचतंत्र। अगर ये देखिए हमारे 5 तंत्र है जिससे इंसान भी बनता है और धरती पे दूसरे जो इंसान उन्हीं चीजों तत्वों का ही हम इंसान बने हैं, पूरी कायनात बनी है सब कुछ। तो हमने हर चीज को अपने नजर से दुनिया को दिखाएंगे। और जैसे पता नहीं आपने ये सुना हो कि प्रधानमंत्री ने अगर इंडिपेंडेंस डे को हमारे जो पिछली लाल किले से उन्होंने कहा था इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अब वो चीजें अगर देखेंगे तो आप ये चीज भी वो दर्शाएंगे जो हमारा शास्त्र में देखेंगे। अगर आप अगर हमें वैदिक पीरियड दिखाएंगे अगर 1500 जो 600 था ईस्वी का, तो उसमें आपको नजर आएगा कि उस वक्त भी कुछ ना कुछ मिलता है, रेफरेंस पॉइंट मिलते हैं जहाँ पर हम दुनिया तंत्र करती है, लेकिन लोकतंत्र हमारी हमारी सांसों में, हमारी जड़ों में है। तो इसलिए वो चीजों को देखते हुए एक तो ये मैंने जैसे कहा कि उन्होंने एजेंडा रखा है। आज इस प्लेटफॉर्म पे हम टेररिज्म के खिलाफ लोगों को तैयार करेंगे, देशों को तैयार, और कलेक्टिवली है ये इकट्ठे होकर हमने लड़ना है। क्लाइमेट चेंज जो है वो आपको पता है कितना मुश्किल हो रहा है, खास ध्यान नहीं देते। तो हमारी एक दिशा दी जा सकती है। और कैसे विश्व को ये बीमारियां जब फैल जाती हैं, पैंडेमिक का रूप तैयार करते हैं, भारत एक उदाहरण बना है। भारत ने पूरे विश्व को वैक्सीन दी है और उनको मदद दी है। तो ये बैकग्राउंड में भारत एक वर्ल्ड पावर के तौर पे बन रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ ये भी एक नई बात चली है कि इससे पहले इंडोनेशिया, अब भारत और इसके बाद ब्राजील, ये तीनों जो समिट इस समय प्रेसिडेंसी आएंगी 3, ये सब साउथ की तरफ है वर्ल्ड। तो वो कहते हैं कि हम ग्लोबल साउथ, उसकी आवाज बनेगा भारत। तो भारत एक विश्व में बहुत बड़ी एक शक्ति के रूप में आ रहा है। और जहाँ हम कहें कि आर्थिक व्यवस्था में हमारा अब 5वां नंबर आ चुका है, वो उसकी होते हुए भी जो दबे हुए हैं, जो अंडर डेवलपमेंट, जहाँ डेवलपिंग कंट्रीज है साउथ की, ग्लोबल साउथ, हम हिंदुस्तान उसकी आवाज बनेंगे। आप जो लोगो है G20 का जो भारत की अध्यक्षता में बनाया गया है, उसपे कितनी खूबसूरती से हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह कमल है उसके ऊपर धरती है, और इस प्रकार से दर्शाया गया है कि हमें इस धरती की रक्षा करनी है। और भारत का ये मानना कि वसुधैव कुटुंबकम, वसु यानी धरती एक बिल्कुल है। हम देखिए देशों और देशों के बीच मतभेद होते हैं, इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन जब ये भावना पैदा हो जाए कि पूरी धरती ही एक परिवार है, तो हम किसी को ना तो बेगाना समझेंगे, ना किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष या दुश्मनी रखेंगे। तो ये संदेश भारत का, वो भारत जो नानक का देश, जो बुद्ध का देश है, जो गांधी का देश है, इस भारत का संदेश किस तरह आप समझते हैं कि दुनिया में शांति एकदम स्थापित करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन शांति की तरफ क्या दुनिया को ले जाया जा सकता है? देखिए, ये जो आपने लोगों की बात की, और इसमें अगर आप देखेंगे जो उसके कलर हैं, जो रंग हैं, वो कहाँ से लिए? हमारे तिरंगे से हैं। सैफ्रॉन है, फिर आपको व्हाइट है, फिर ब्लू है और ग्रीन है। और ये सब चीजें जैसे आपने कहा धरती से जुड़ी हुई है हमारी। और हमारा ये जो ग्रोथ जो है वो भी धरती से होनी है, और ये रिफ्लेक्ट करता है। और इसके नीचे भारत लिखा भी हुआ है, तो इन चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जुड़े हुए हैं धरती से, और रिफ्लेक्ट करता है वैल्यू ऑफ लाइफ, जो हमारी जिंदगी की जो वैल्यू है, उस चाहे वो हम इंसान हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, पशु पक्षी हैं, हम सबको एक समझते हैं और हम सबकी रक्षा करना चाहते हैं, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी प्रार्थना करते हैं, उसमें भी बात करते हैं, तो हम प्रकृति में, वनस्पति में, मनुष्यों में, पशुओं में, बिल्कुल पद्म होनी चाहिए। तो इसलिए ये पूरे प्लेनेट में जहाँ पर हमारा अर्थ है, ये पूरा यूनिवर्स जो है उन्होंने इस लोगो में ही समा दिया है। तो मेरा क्या, इससे खूबसूरत लोगो कहीं बन नहीं सकता था। हिंदुस्तान की प्राचीन कला हो, या कुछ भी हमारी संस्कृति हो, या हमारे विचार हो, या वैल्यू सिस्टम हो, वो सबको रिफ्लेक्ट करता है। और ये बेहतरीन एक लोगो बन के आया है, और मेरा ख्याल है सम्स अप एवरीथिंग। जी, भारत को एक जमाना था कि सपेरों का मुल्क कहा जाता था या माना जाता था, और आज समय है कि भारत तरक्की की राह पर आगे चल रहा है और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जबकि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क आज आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। कोरोना ने तो सबकी कमर तोड़ के रख दी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत खड़ा है, मजबूती से खड़ा है, मजबूती से बढ़ रहा है। भारत विविधताओं का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ आप देखिए भाषा हो, बोली हो, खान-पान हो, रीति रिवाज हो, या भौगोलिक दृष्टि से भी कितनी विविधता है। यहाँ -50 का टेम्परेचर भी है और
प्लस 50 डिग्री का टेम्परेचर। भारत इतनी विविधता है और सांस्कृतिक विविधता भी है। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक, अलग अलग जगहों पर G20 के आयोजन करवा के, जैसे कि कहा जा रहा है कि 200 के करीब इवेंट्स होंगी, तो 50-55 सिटीज में होंगी, शहरों में। तो ऐसे में भारत दुनिया के सामने अपनी इस विविधता वाली तस्वीर को कैसे पेश करे? जैसे डेलीगेशन जो है, 2 चैनल होते हैं इसमें, एक शेरपा का है और फाइनेंशियल चैनल है। शेरपा वाला नॉन इकोनॉमिक और उसका है। वो शेरपा की पहली मीटिंग तो उदयपुर में हो चुकी है, अब वो राजस्थान में, अब वो चले गए हैं कर्नाटका की तरफ। ऐसे ही 200 इवेंट्स जो होनी है, जो कार्यक्रम बनेगा पूरे देश में, हर राज्य में, वो जब जाएंगे शोकेसिंग की जाएगी हमारी अपनी हेरिटेज को, हमारी डाइवर्सिटी को, हमारे स्ट्रेंथ को, हमारी हेरिटेज को, और वही एक डेस्टिनेशन बनेगी हमारे टूरिज्म के लिए, इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए, जो हमारा इस समय बहुत ही थोड़ा सा है हिस्सा हम ले पाते हैं दुनिया के जो टूरिज्म में। तो और इसके साथ जब ये चीजें आती हैं, और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा इंडिया, क्योंकि जब ये डेलीगेशन आते हैं तो उनको ले जाना होता है, तो उनको शोकेस करने के लिए हर चीज है, तो कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी निकलेंगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक तरफ चला जाएगा। और अगर आप देखें, ये पहली दफा मोदी साहब जी या इंडिया की अध्यक्षता में इस एजेंडा में स्टार्टअप का एंगेजमेंट ग्रुप भी बनाया गया है। मतलब ये जो हमारा एक प्रोग्राम था स्टार्टअप, उसको हमने इसमें पहली दफा ये विश्व को बताएंगे कि स्टार्टअप का रिस्पॉन्स रोल क्या है, रिकॉग्नाइज करेगी दुनिया, विश्व करेगा कि हिंदुस्तान का जो एक इनिशिएटिव है, कि कहा गया कि नौजवानों को कि आप स्टार्टअप शुरू करो, हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी, और ये जो इनोवेशन जो होगा ये ग्लोबल सिनेरियो में एक इसका स्थान मिलेगा। तो इससे बेहतर मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई ऐसा अवसर मिल सकता था, और हमें उम्मीद है कि भारत अपने मकसद में पूरा होगा और हमारी ये तरक्की की राह दुगनी हो जाएगी इसमें। अभी कल ही घोषणा हुई है कि एक इवेंट मार्च के महीने में लद्दाख में होने वाला है, और उम्मीद है कि जम्मू में भी होगा, जम्मू कश्मीर के लिए भी जल्द एग्जैक्ट डेट्स की घोषणा की जाएगी। जम्मू कश्मीर को लेकर दुनिया में दुष्प्रचार भी चलता है, गलत धारणा जो है उसको पेश करने की कोशिश भी की जाती है। तो जम्मू कश्मीर में इस तरह के इवेंट करवाने के बाद दुनिया को किस तरह का भारत की सच्चाई और जम्मू कश्मीर के भारत का अटूट अंग होने का संदेश किस प्रकार दिया जाए? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि विश्व को कोई संदेश देने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। ये अटूट अंग है, ये विश्व ने इसको माना है। अगर आप देखेंगे, जब 370 दफा को हमने चेंजेस लाई, कॉन्स्टिट्यूशन लाई, दुनिया जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई, लोगों ने इसको अच्छा माना। जम्मू में तो वैसे ही बहुत खुशी की लहर थी, और इवन हमारे कश्मीरी भाइयों ने भी इसे कबूल किया। अब वो महसूस करते हैं कि ये उसके हटने के बाद जो प्रगति हुई है, जहाँ उनको अच्छे अवसर मिल रहे हैं, इसी तरह भारत विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं करता है कि वो हमारा अटूट अंग है। क्यों? ये कबूल हो चुका है। और ये यहाँ पर जब आएंगे, यहाँ पर कितने पर्यटक आते हैं, डेलीगेशन आते हैं, मेरे हिसाब से वो बात नहीं है। बात ये है कि हमने इस हर इलाके में कितनी प्रगति की है, और जो डाइवर्सिटी की बात है उसकी बात को वो प्रोजेक्ट करते हैं। और जम्मू कश्मीर जो कहते हैं दूसरा स्विट्जरलैंड है, हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उनका को मान लेना, और उनके इस्तकबाल जो होगा किसी भी हो, चाहे वो कश्मीर में हो या जम्मू में हो, उससे दुनिया की आंखें खुद ही खुल जाएंगी बिना कहे ही। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस बिंदु पे ही हमें अटकना है कि हमारा अटूट अंग है। वो अटूट अंग था। कोई सियासतदान अपने वोटों के लिए ये प्रचार करते आए थे, लेकिन अब भी करते हैं, लेकिन वो लोगों में उसकी साख नहीं है। भारत का जिस तरह उन्होंने केरला में जाकर, राजस्थान में जाकर, पंजाब में जाकर देखना, वही हाल जम्मू कश्मीर में देखेंगे कि भारत का जो विकास और उनकी जो डाइवर्सिटी है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, वो उनका कैसे करें। तो मेरा ख्याल है कि वो उस चीज में भी एक अच्छा कदम होगा भारत के लिए। इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमारे आजादी के 75 साल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अमृत काल का वो समय है। आज 75 साल से लेके हमें जब 100 साल तक 25 साल को जो आगे गए हैं, वो हमारे लिए एक एजेंडा है। और ये G20 जो है एक बहुत बड़ा
मील पत्थर होगा कि उस तरक्की को, इंक्लूसिव ग्रोथ को, जिसका वो संदेश विश्व को देना चाहते हैं, वो हम अपने पे भी लागू करते हुए 25 साल में वो कर दिखाएं जो पहले 75 साल में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का ये भी एक इसके साथ कनेक्ट करना है कि अमृत काल का समय है और अमृत काल में हमें आगे बढ़ना, आत्मनिर्भर का जो प्रण है और उनकी फेथ है, उनका एक संदेश भी है और एक उनकी कमिटमेंट है। डिफेंस में कितना करने की कोशिश किया है, तो वो चीजें जो है वो एक सिंबलाइज करती हैं, दर्शाती हैं भारत में पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को आगे ले जाना है, उसको हमें एक जमीन पे और उनको रियलिटी में तब्दील करना है और वो 25 साल अगले जो है उसकी शुरुआत G20 के साथ ही हो जाएगी। जी, और जैसा कि हमने लक्ष्य अपना निर्धारित किया है कि भारत जो कभी विश्व गुरु था दोबारा से विश्व गुरु बनेगा, उस सफर में हम G20 को शुरुआत मान सकते हैं। जंडियाल साहब, आज की इस बातचीत से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी का मौका भारत को मिला है और भारत जो कि शांति, सच्चाई और अहिंसा का पुजारी देश है, इसका संदेश पूरी दुनिया तक फैलेगा। हमने हमारे आग्रह पर अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और यहाँ पर आए। बहुत बहुत आपका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने। अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रशासनिक अधिकारी तथा जम्मू कश्मीर सूचना विभाग के महानिदेशक रह चुके श्री KB जंडियाल से की गई विशेष बातचीत, जिसका विषय था भारत की अध्यक्षता में G20। इनसे बातचीत कर रहे थे जगमोहन शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश जम्मू की प्रस्तुति थी।